Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. आज हमने एक नया काम करना है. एक तो परमुटेशन हमने की थी. परमुटेशन हमने एक बेंच पे बंदों को बिठाने का तरीका आपको बताया था कि हमने चेयर्स पे अगर बंदों को बिठाना है तो कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं. उसके लिए हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए थे. अब वहाँ पे रिपीटिशन नहीं होती थी, कोई नंबर भी होता था. मिसाल के तौर पे मैं अगर ये लिखता हूँ PUT पुट या BUT बट लिखता हूँ तो इसको कितने तरीक़ों से रीअरेंज किया. इनमें से B भी एक दफ़ा आया है, U भी एक दफ़ा, T भी एक दफ़ा, तो रिपीटिशन नहीं होती. लेकिन अगर रिपीटिशन हो, मिसाल के तौर पे आप में से बाज़ लोग एबटाबाद गए होंगे, तो मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ एबटाबाद. अगर एबटाबाद लिखता हूँ तो एबटाबाद में सिर्फ और जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनको मैं, ये ए कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स. अब बी कितने टाइम्स आया है इसमें, 1 2 3. इसी तरीके से टी कितने टाइम्स आया है. टी हमारे पास एक ये आया है और एक ये आया है. अब ओ एक दफ़ा आया है, डी एक दफ़ा आया है. तो एबटाबाद में ए भी रिपीट हो रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है. तो इसको कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है. तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है. इसको स्ट्रेट अवे, इस टॉपिक को हम ज़्यादा नहीं खींचते, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम इसको वो करते हैं. तो यहाँ पे अगर एबटाबाद में अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n इज इक्वल टू 10. अब a कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, a इज रिपीटेड A is repeated 3 times. तो therefore repetition को R1 या M1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. M1 is equal to 3. B is repeated 1 2 3 times. तो therefore M2 is equal to 3. A is repeated, A तो हो गया है, B भी हो गया है. तीसरा कौन सा है, T is repeated 2 times. तो therefore M3 is equal to 2. अब D एक दफ़ा आया है, O एक दफ़ा आया है, तो उसको हमने कंसिडर नहीं करना. तो वो कहता है कि इससे कितनी परमुटेशन बनती हैं. तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ. तो नंबर ऑफ परमुटेशंस इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. ऊपर आप लिख देते हो n, नीचे M1 M2 M3. अब ये M4 भी हो सकता है, M5 भी हो सकता है, M6 भी हो सकता है. रिपीटिशंस को हमने नीचे लिखना है और इसको इधर. और इसको खोलने का तरीका क्या है, इसका फार्मूला ये होगा, ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे वाले नंबर्स का फैक्टोरियल. M1 फैक्टोरियल इंटू M2 फैक्टोरियल इंटू M3 फैक्टोरियल. तो M1 से मुराद यहाँ पे क्या है, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो अब इसी को कैलकुलेट करना है. कैलकुलेटर आप लोग के पास होना चाहिए, आपने इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है. 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 इंटू 4 2 इंटू 1. 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1. फिर अगले 3 इंटू 2 इंटू 1. इस 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1. तो अब देखें 2 इंटू 1 तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 2s are 6 के साथ कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या रह जाता है,
ये 2 रह गया है, ये 4 आ गया, तो 9 4s are 36, 36 into 10 360 into 7 5s are 35 into 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें टोटल परमुटेशंस कितनी बन सकती हैं? इतनी बन सकती हैं एबटाबाद वर्ड की। ये आप ही की बुक का क्वेश्चन मैंने लिया है, उसी को सॉल्व कर दिया एबटाबाद। ये तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वो ये कहते हैं कि इसको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो ये है, कौन सा वर्ड है? बुकवर्म। अब ये देखें इसमें कौन से वर्ड, इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं? n इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इज इक्वल टू 8 है। n अगर 8 है, o कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 3, o इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो o सिंस o इज रिपीटेड 3 times, therefore m1 is equal to 3। कोई और अल्फाबेट रिपीट हुआ है? कोई भी नहीं रिपीट हुआ, तो therefore नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कितने होंगे? दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m1 फैक्टोरियल, क्योंकि एक ही रिपीटेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इसी का सेकंड पार्ट जरा देखें। थर्ड पार्ट में करवा चुका हूं एबटाबाद वाला, और ये सेकंड पार्ट है बुक कीपर। क्या वर्ड है? बुक कीपर। तो अब आप इसमें अल्फाबेट देखो, टोटल कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एबटाबाद में भी 10 थे, इसमें भी 10 है। इत्तेफाक की बात है कि इसमें भी 10 है, तो n इज इक्वल टू 10 है। n इज इक्वल टू 10 है। अब कौन सी रिपीटिशन हुई है? ये o इज रिपीटेड, सिंस o इज रिपीटेड कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स, therefore m1 is equal to, जो रिपीटेशन हो उसे m1 m2 m3 वगैरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। m1 is equal to m this। k is repeated 2 times, therefore m2 is equal to 2। e is repeated 1 2 और 3। e कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स, तो e इज रिपीटेड 3 टाइम्स, therefore m3 is equal to 3। m3 3 के इक्वल है। m1 भी पता चल गया, m2 भी, m3 भी, और टोटल अल्फ़ाबेट भी। और कोई वर्ड तो रिपीट नहीं हुआ। p भी एक दफ़ा है, r भी एक दफ़ा है, b भी एक दफ़ा है। 2 और 2 4 और 3 7, r p और b 10। ठीक है, टोटल 10 बनते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन या डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड
इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m1 फैक्टोरियल m2 फैक्टोरियल इंटू m3 फैक्टोरियल। इसी को कैलकुलेट कर लें, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसके बाद कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है। 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 5s are 10 और 2 4s are 8, 4 5s are 20, 20 into 90, 180 into 5 6 are 30, 30 into 70, 7 6 are 5 6 are इससे आ जाएगा, इन तीनों से तो 180 आ गया, 7 6 are 42, 5 4 are 20। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड आपको मिल जाएंगे। तो आए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो इंतहाई प्रॉब्लमेटिक किस्म का क्वेश्चन है, तो उसको पूरे गौर के साथ देखना है, उसमें ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कवर हो जाएंगी। तो आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उनमें से कोई भी एक पार्ट आ सकता है। तो वो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड एक्सीलेंस। वर्ड एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस वर्ड को आपने लिखना है। हाउ मेनी ऑफ दीज परम्यूटेशंस begin with E, begin with E and end with C, begin with E and end with E, do not begin with E, contains two L's together, do not contains two L's together। तो ये तो क्वेश्चन है। तो इसकी टोटल परम्यूटेशन, इसके टोटल अल्फ़ाबेट अगर आप काउंट करें तो टोटल अल्फ़ाबेट इसके 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब E is repeated, E is repeated 4 times, E is repeated 4 times। Next L is repeated 2 times, जिस पे मैंने टिक लगाया हुआ है, L is repeated 2 times। C is repeated, C एक यहाँ पे आया है और C एक यहाँ पे आया है, C 2 दफ़ा आया है। तो टोटल परम्यूटेशन के लिए एक को हमने M1 कह दिया, एक को M2, एक को M3। तो टोटल परम्यूटेशन n फैक्टोरियल, M1 फैक्टोरियल, M2 फैक्टोरियल, M3 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इनको कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया तो ये आंसर मिलता है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आए इसके नेक्स्ट, यानी इसके फर्स्ट पार्ट के लिए ये तो टोटल परम्यूटेशंस आ गई ना, 3 7 8 0 0। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट के लिए कि बिगिन विद ई हो, तो इसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस पार्ट में देखें, फर्स्ट पार्ट में आपसे कहते हैं बिगिन विद ई, यानी ई को आपने फिक्स कर दिया। जब भी किसी नंबर की उसको फिक्स, एक्सेलेंस में ई को आपने फिक्स कर दिया, यानी एक ई को आपने उसके साथ फेविकॉल या एल्फी के साथ आपने लगा दिया, अब उसको मूव नहीं करना, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करना। तो ई चूँकि फिक्स है तो हमारे पास ई टोटल कितने थे, 4 थे। पहले M1 हमारे पास ई की रिपीटिशन हमारे पास कितनी थी, 4 थी। अब ई चूँकि एक फिक्स हो गया है तो 3 रह गए हैं, तो M1 इज इक्वल टू 3। अब चूँकि एक अल्फ़ाबेट भी कम हो गया है तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने रह जाएंगे, 9। तो टोटल परम्यूटेशन पहले यहाँ पे M1 फैक्टोरियल, M2 फैक्टोरियल, M1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस। तो इन सब को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 15120। ये कैलकुलेटर का कमाल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिगिन विद ई एंड एंड विद सी।
ई से शुरू हो और सी पे ख़त्म हो। ई को भी फिक्स किया है, सी को भी फिक्स किया है। तो अब ज़रा गौर करें, ई की रिपीटेशन को हमने M1 से रिप्रेजेंट, ई को चूँकि फिक्स किया है तो ई एक कम हो गया, तो पहले 4 थे तो अब कितनी, M1 इज इक्वल टू 3। M2 हमारे पास किसकी रिपीटेशन थी, L की रिपीटेशन थी, तो L की रिपीटेशन हमारे पास 2 है। M3 हमारे पास गिवन क्वेश्चन में देखें तो किसकी रिपीटेशन थी, M3 की हमने रिपीटेशन, वो C की रिपीटेशन थी। तो C चूँकि हमने फिक्स किया है आखिर में, तो एक तो क्या फिक्स किया है हमने, E फिक्स किया है, और एक C। एक्सीलेंस में E और C को फिक्स कर दिया, उनको लगा दिया एक जगह पे। दरमियान वाले नंबर को हम परम्यूट कर सकते हैं, उनकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो टोटल अल्फ़ाबेट की तादाद 2 कम हो गई है, पहले 10 थी, अब कितनी है, 8 है। तो परम्यूटेशंस क्या होंगी, n1 n फैक्टोरियल, m1 फैक्टोरियल, m2 फैक्टोरियल, इनमें वैल्यूज पुट कर दें तो इसका आंसर कितना आता है, 3360। अब वो कहते हैं बिगिन विद ई एंड एंड विद ई। ई से ही शुरू हो और ई पे ही ख़त्म हो, ई से ही शुरू हो और ई पे ही ख़त्म हो। तो 2 नंबर्स को आपने फिक्स किया है, 2 नंबर को, एक को शुरू में एक को एंड में, लेकिन किस को फिक्स किया है, ई को फिक्स किया है। तो 2 ई कम हो गए, तो टोटल 4 ईज थे, तो उनमें से 2 ई चूँकि कम हो गए हैं तो 2 ई रह गए हैं। तो M1 की वैल्यू 2 आ गई, M2 तो L की रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता था और ये C की रिपीटेशन को। तो टोटल हमारे पास परमुटेशंस इतनी हो गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहते हैं बिगिन विद ई, यहाँ पे कहते हैं बिगिन ई, यहाँ पे वो कहते हैं डू नॉट बिगिन विद ई। अब इसमें और इसमें रिलेशन देखें क्या है, ये कहते हैं कि बिगिन विद ई और वो कहते हैं कि डू नॉट बिगिन विद ए। तो टोटल परमुटेशन में से आपने जो बिगिन विद ई वाली परमुटेशन है उसको माइनस कर लें। टोटल परमुटेशन जितनी मिक्स परमुटेशन जो बनती हैं वो हमने शुरू में फाइंड की थी 37800 थी, उसमें से इसको माइनस कर लें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। डू नॉट बिगिन विद, जब भी कहे कि एक काम कितने तरीक़ों से हम कर सकते हैं, तो जितने तरीक़ों से कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से नहीं कर सकते, तो टोटल में से उसको जितनों से कर सकते हैं तो उसको माइनस कर लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास डू नॉट बिगिन विद ई वाले टोटल में से हमने बिगिन विद ई वाले को माइनस किया तो ये आ जाएगा। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, इसी का कौन सा पार्ट हमने करना है, 5th पार्ट करना है। तो 5th पार्ट में आपसे कहते हैं कि बिगिन विद कंटेन्स 2 L टुगेदर, कहते हैं 2 L's को टुगेदर लिखना है इसको, तो कहते हैं कंटेन्स 2 L's टुगेदर। अब एक्सीलेंस में L 2 दफ़ा आया है, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी जगह तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दोनों L को हमेशा एक जगह पे, यानी जिद कर रही है। जब जिद करे तो हम उसे क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, उसको एक कंसिडर करते हैं। तो देयरफॉर चूँकि 2 L को हम एक L कंसिडर करते हैं, इसको सिंगल अल्फ़ाबेट, तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट N की वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी। अच्छा, चूँकि L भी हमारे पास रिपीटेशन 1 किसकी थी, M1 हमारे किसको रिप्रेजेंट करता था, M1 रिप्रेजेंट करता था E की रिपीटेशन को, वो तो 4 ही है। अच्छा, L की रिपीटेशन हमारे पास M2 इज इक्वल टू, चूँकि इसको एक कंसिडर किया है, इसको एक कंसिडर किया है, तो M2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और M3 इज इक्वल टू C की रिपीटेशन 2 ही रहेगी। तो देयरफॉर number of permutations is equal to 9 factorial divided by 4 factorial into 1 factorial into 2 factorial। तो इसी को कैलकुलेट करें तो 9 into 8 into 7 into 6 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial 2 के बराबर होता है। 4 factorial से कैंसिल, 2 3s are 6, तो 8 9s are 72
इंटू 5 3 ज़ार 15, 15 इंटू 7 105। तो 72 को 105 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर किधर गया? क्या है 72? 72 मल्टीप्लाई बाय 105 72 मल्टीप्लाई बाय 105। ये मैं वो गलत लिख गया हूँ, दोबारा लिख लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 105। इसमें कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही है? 72 मल्टीप्लाई बाय 105। इसी तरह कर लेते हैं, जुबानी कर लेते हैं। 105 को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे आ जाएगा 7 5 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7, 0 6 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7560। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इतनी हो जाएंगी। वैसे आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लें। अब फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट वो कहता है, सिक्स पार्ट में आपसे ये कहता है कि डू नॉट कंटेन टू एल्स, डू नॉट कंटेन्स टू एल्स। तो इसका जैसे इससे पिछले वाले पार्ट में हमने किया था, तो परमुटेशंस की तादाद कितनी आ जाएगी इसकी? 2 एल्स टुगेदर ना लेंगे तो टोटल परमुटेशंस कितनी है? टोटल परमुटेशन इसमें हमने जो कैलकुलेट की थी 37800 माइनस 7560, इसमें से इसको माइनस करें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये इसके 6 पार्ट्स थे। आए नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, अभी तक हम जो कर रहे थे काम, तो उसमें लीनियर परमुटेशंस थी। लीनियर परमुटेशन में एक लाइन में आप पर कितने बंदों को बिठा सकते हैं वो था। अब हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन है। सर्कुलर परमुटेशन के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, उसकी मदद से ज़रा आप समझें। अब 4 बंदों को हमने बिठाना है। 4 बंदों को एक राउंड टेबल पे बिठाना है, तो कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं? तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं। इसी चीज़ को अगर आप देखो, ये हमारे पास है 4 बंदे हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी और एक का नाम डी है। पर्सन्स कितने हैं? 4 पर्सन्स को हमने 4 चेयर्स पे बिठाना है राउंड टेबल पे, तो कितने अलग अलग तरीक़ों से बिठा सकते हैं? तो ए से समझें कि ये हमारे पास कोई हमारे लीडर हैं। तो ए हमारे पास लीडर है। लीडर के राइट साइड पे कौन बैठा हुआ है? बी। अब लीडर तो अपनी जगह पे बैठा रहेगा, लीडर अपनी जगह पे बैठा रहेगा। हम बी को भी बी को इसकी राइट साइड पे बिठाया है। इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। एक डी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा। अब इसी को दोबारा देखें। ए के राइट साइड के लीडर, ए को मैंने लीडर कहा हुआ है, लीडर के राइट साइड पे कौन बैठा हुआ है? बी। अब लीडर की राइट साइड पे मैं जगह चेंज करता हूँ, बी की वजह किसको बिठा देता हूँ? सी को बिठा देता हूँ। सी को बिठाता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा? इधर अगर सी बैठ गया है तो इधर बी और इधर डी। या इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो
ये ए है, ए के राइट साइड पे सी बैठा हुआ है। आप इन दोनों की जगह प्लेसेस चेंज कर लो। हम मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर लो, बी और डी की जगह चेंज कर लो, तो इधर डी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, बी। एक और दफ़ा देखें, ए के लीडर के राइट साइड पे एक दफ़ा बी को बिठाया, एक दफ़ा बी को बिठाया, एक दफ़ा सी को बिठाया। अब लीडर के राइट साइड पे किसको बिठाते हैं, डी को। तो ये ए है, इधर मैं डी बिठाता हूँ, इधर आ जाएगा बी, इधर सी। लीडर के राइट साइड पर मैंने डी को ही बिठाया। यहां पे मैं ले लेता हूं, इधर बी है, इधर सी है, इधर बी है, इधर सी है, तो इधर सी, इधर बी हो जाएगा। तो ये टोटल कितने पर्सन्स कितने थे, यहां पे देख लें। इसको हम कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट्स अगर आप देखें, एक राउंड टेबल में जब बिठाते हैं तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 है, 4 बंदे हैं, उनको कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, तो गिने 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 4 है, तो परमुटेशंस कितनी हैं या अरेंजमेंट्स कितनी हैं, अरेंजमेंट्स ARR से अरेंजमेंट्स मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू 6। तो अरेंजमेंट्स हमारे पास 6 हैं, 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। इसी को 3 फैक्टोरियल, इसी को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो याद रखें, जब भी किसी जितने बंदों को आपने राउंड टेबल पे बिठाना हो तो वहां पे फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो राउंड टेबल पे अगर आपने बिठाना हो तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल है। सर्कुलर अरेंजमेंट का फार्मूला ये है। अब फर्ज करें हम अपने 2 स्टूडेंट्स को लेते हैं, सपोज इनके नाम भी लिख लेते हैं, एक का नाम है अहमद और दूसरे का नाम है मुनीब। अब अहमद, हम थोड़ा सा फ्यूचर में चले जाते हैं, अहमद की भी शादी हो चुकी है, मुनीब की भी शादी हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, हमसाए हैं। अब सपोज मुनीब का बॉन्ड निकलता है और मुनीब अपनी बेगम के लिए क्या करता है कि एक नेकलेस लेके आता है, नेकलेस तो समझते हैं ना, उसमें 4 हीरे लगे होते हैं, ABCD, इस टाइप का नेकलेस लेके आता है, उसमें 4 डायमंड्स लगे होते हैं, तो वो लेके आता है। अब मुनीब की बीवी क्या करती है कि औरतों को सबसे ज़्यादा शौक क्या होता है कि जो चीज़ उनके पास हो वो दूसरे लोग देखें, तो वो अहमद की बीवी के पास जाती है और उसे दिखाती है कि मेरा हस्बैंड तो ये लेके आया है। तो जब उसको पता चलता है, अहमद की बीवी को ये पता चलता है कि मुनीब अपनी बीवी के लिए ये लेके आया है, तो अहमद जब घर आता है तो वो शोर मचा देती है कि वो ला सकता है, तुम क्यों नहीं ला सकते। तो वो उसे कहता भी है, बड़े आराम से कहता है कि भाई वो तो उसका तो बॉन्ड निकला है, मेरा तो कोई बॉन्ड नहीं। तो ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और कहती है कि मैं मैके चली जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बस हर वक्त झगड़ा शुरू हो जाते हैं इनके घर में। तो बहरहाल अहमद भी क्या करता है, अहमद किसी से कर्ज लेके कुछ ना कुछ करके अपनी बेगम के लिए, वो बहुत पसंद करते हैं उसे, तो उसके लिए फिर कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, अरेंजमेंट कर लेते हैं पैसों की। अब अहमद अरेंजमेंट करते हैं। अब बेगम उसे कहती है कि ये फर्ज करें ये मुनीब की बीवी, मुनीब अपनी बेगम के लिए ये हार लेके आया है, तो अहमद को वो कहती है कि ये हार लो, लेकिन इससे डिज़ाइन अलग होना चाहिए। तो अब ये किस्मत का मारा अहमद जो होता है, ये
बाज़ार जाता है, पैसे तो इसके पास मौजूद हैं, वो उसके पास ये वाला डिज़ाइन लेके जाता है, कहते हैं इससे डिफरेंट डिज़ाइन देखता हूँ, तो वो ये डिज़ाइन देखता है, ये वाला डिज़ाइन अपनी बेगम के लिए खुशी खुशी लेके आता है। ये अहमद लेके आ रहा है अपनी बेगम के लिए, मुनीब अपनी बेगम के लिए ये डिज़ाइन लेके आया था, अहमद अपनी बेगम के लिए ये डिज़ाइन लेके आया है। तो बताएं, तो जब ये उसने देखा तो ये जो नेकलेस होता है, ये हार होता है, इसको पलटें, इसको अगर आप फ्लैप करें और वो फ्लिप करें, इसको पलट दें, तो ये और ये डिज़ाइन दोनों क्या होते हैं, ये और ये डिज़ाइन एक्चुअली एक ही डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन क्या है, एक ही डिज़ाइन है। अगर आपने ज्वेलरी का काम कभी किसी ज्वेलर के पास अगर काम करें तो ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन डिफरेंट नहीं कहलाएंगे। इसको फ्लिप करें तो बी इधर आ जाता है, डी इधर चला जाता है। ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन दो डिफरेंट डिज़ाइन नहीं कहलाएंगे, ये एक ही डिज़ाइन कहलाएगा। इसी तरीके से ए के आगे बी, ए के सामने बी, यहाँ पे भी है, इधर भी। ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन क्या है, एक ही डिज़ाइन है। इसी तरह ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन, ये भी क्योंकि ए के सामने सी है, इधर भी ए के सामने सी है, और इनको फ्लिप करें तो ये चीज़ बन जाती है। तो टोटल चार हमारे पास डायमंड्स हैं, उससे कितनी नेकलेसेस बन सकते हैं, तो नेकलेसेस की तादाद बनती है 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 × 6, इसी को लिख सकता हूँ 1/2 × 6। 6 की बजाय आप क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। इसी को आप लिख सकते हो 1/2 × 4 - 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 × n-1 फैक्टोरियल। तो नेकलेसेस के लिए फार्मूला हमारे पास ये है, याद रखें। राउंड टेबल नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सबको एक जगह पे कंबाइन करूँगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो 1/2 × n नंबर ऑफ नेकलेसेस के लिए ये फार्मूला है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी काम करेंगे। थैंक यू।